साध्वी की रहस्यमयी मौत, आखिरकार जांच ने राज खोल दिया। कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि। इंजेक्शन देने वाले देवी सिंह की भूमिका सामने आई है। पिता को मिली क्लीन चिट, लेकिन कंपाउंडर की तीन स्तर पर लापरवाही ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। 44 लोगों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना दिया जहर, ना थी कोई साजिश। साध्वी की मौत की गुत्थी सुलझी। कार्डियक अरेस्ट से गई थी जान। कंपाउंडर की लापरवाही आई सामने। देवी सिंह ने लगाया था इंजेक्शन। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही। 44 बयान और अब पूरी सच्चाई। सन्नाटा, सवाल और शक की सुई। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था और इसको लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे थे कि आखिर किसने इंजेक्शन दिया और इस इंजेक्शन में क्या था। क्या ये महज मेडिकल इमरजेंसी थी या लापरवाही की इंतहा। कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। एफएसएल जांच रिपोर्ट ने कई परतें खोल दी हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह बनी कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट, यानी कि दिल और फेफड़ों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। इस स्थिति में जांच में कंपाउंडर की 3 लेवल पर लापरवाही सामने आई। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। पहली, ड्रग रूल्स की अवहेलना, यानी जो इंजेक्शन दिया गया वो शेड्यूल एच श्रेणी का था, जिसे केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही लिखकर दे सकता है। दूसरी, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। कंपाउंडर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं था, फिर भी उसने डॉक्टर के स्तर की दवा एडमिनिस्टर की। तीसरी, नेशनल नर्सिंग कमीशन एक्ट 2023। नर्सिंग कोर्स करने के बावजूद उसने उन सीमाओं का उल्लंघन किया जो कि एक नर्स या कंपाउंडर के लिए तय है। कंपाउंडर ने निर्धारित मानकों की अवहेलना की। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शनर ही दे सकता है, जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने इस मामले में हर स्तर पर साक्ष्य जुटाए हैं। एसआईटी ने इन पॉइंट पर जांच की है। एसआईटी ने 44 लोगों के बयान दर्ज किए।
106 लोगों की कॉल डिटेल सर्च की, सोशल मीडिया एक्टिविटीज की जांच की। साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाली गई। एसआईटी ने पता लगाया कि आखिर किन डॉक्टरों के संपर्क में साध्वी थी और वो पूर्व में कौन सी दवाइयां ले रही थी। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया, लोगों के बयानों का सहारा लिया गया, कंपाउंडर के दिए इंजेक्शन के गंभीर तथ्य भी खंगाले गए। साध्वी केस में पिता की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे थे। पिता द्वारा किए गए पोस्ट के साथ साथ फोन कॉल्स की जांच की जा रही थी, लेकिन एसआईटी ने एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि जांच में उनकी कोई संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई। जहां तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है और जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मालाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मालाफाइड नहीं दिखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन देने का दावा किया गया था। इंजेक्शन देने के बाद शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हो जाती है। इस मौत के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा और अग्नि परीक्षा की बात की गई। पिता ने दावा किया कि कहने पर उन्होंने पोस्ट की थी। रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। इसके बाद 29 जनवरी को बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज किया गया। 30 जनवरी को अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि दी गई। 31 जनवरी को गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी सामने आई और एसआईटी ने इस एंगल से मौत की जांच शुरू की। 1 फरवरी को एसआईटी ने पिता और सेवादार से पूछताछ की। 2 फरवरी को एसआईटी की टीम आश्रम पहुंची। सेवादार और पिता से पूछताछ जारी थी। वहीं देर शाम कंपाउंडर से पूछताछ शुरू की गई। 3 फरवरी को अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की गई और कर्मचारियों से जानकारी ली गई। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। 12 फरवरी को एफएसएल की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। जांच ने भले ही मौत की वजह कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट बताई हो, पिता को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन कंपाउंडर की लापरवाही ने सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ रिपोर्ट से इंसाफ पूरा होगा या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच जारी है और एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कानून के रखवाले की शादी में कानून तोड़ने वाला मेहमान। जी हाँ, एक पुलिस कांस्टेबल की शादी का वीडियो वायरल होता है जो और हड़कंप मचा देता है। वीडियो में कुख्यात तस्कर नोट उड़ाते नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ शादी की खुशी है सिस्टम की मिलीभगत। देखिए रिपोर्ट। पुलिस कांस्टेबल की शादी, तस्कर अपराधी बने मेहमान। शादी में तस्करों को बुलाया, खाकी पर दाग लगाया। कांस्टेबल की शादी में तस्कर, शादी में नोट बरसे जमकर। शादी में नोट उड़ाते दिखे तस्कर, फोटो खिंचवाते नजर आए संदिग्ध चेहरे। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। ये कोई आम शादी नहीं, ये थी वर्दी और वारदात की अजीब संगत। जी हाँ, दूल्हा एक पुलिस कांस्टेबल और मेहमान कुख्यात तस्कर। वीडियो में साफ दिख रहा है नोटों की बारिश हो रही है। शादी समारोह में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई तस्कर समेत कुल 8 अपराधी शामिल हुए और जिन हाथों से नोट उड़ रहे हैं उन्हीं नामों पर तस्करी के केस दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या ये महज संयोग था या फिर पुलिस और तस्करों के बीच में पुराना याराना? शादी के मंच पर तस्कर खुलेआम फोटो खिंचवा रहे हैं, ना कोई हिचक ना कोई डर।
2 फरवरी को झालावाड़ के भालता थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल की शादी का कार्यक्रम था और समारोह में तस्करों को बुलाया गया था। इस दौरान शराब तस्करों ने जमकर नोट बरसाए। शादी समारोह जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर आयोजित किया गया था। आरोप है कि 1 और 2 फरवरी को हुए कार्यक्रमों में झालावाड़ और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर और अपराधी शामिल हुए। इन तस्करों में 8 अपराधी बुलाए गए थे। पप्पू तनवर, रमेश तनवर, चैन सिंह, कन्हैया तनवर, मांगीलाल भील, राकेश तंवर, राम गोपाल और दुर्गालाल। अपराधी और तस्कर मौजूद थे। कहते हैं कि शादी में हर कोई मेहमान होता है, लेकिन जब मेहमान मोस्ट वांटेड लिस्ट में हो तो सवाल उठाना लाजमी है। मामला तूल पकड़ता देखकर एसपी ने तत्काल कार्रवाई की। कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। भालता थाने में पदस्थापित अशोक कांस्टेबल, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी थी, उसके बारे में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि उसकी शादी में बड़ी संख्या में राजस्थान और एमपी के तस्कर और सक्रिय अपराधी शामिल हुए। जब इस गोपनीय शिकायत के अनुक्रम में उन तथ्यों की जांच हुई और जितने भी फोटो वीडियोग्राफ्स और जो सक्रिय अपराध हैं उनके अन्य तकनीकी पहलुओं पर जांच हुई तो पता चला कि करीब 8 के आसपास तस्कर उसकी शादी में शामिल हुए। जांच के अनुक्रम में तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर उसको राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया। तस्वीरें सिर्फ शादी की नहीं, तस्वीरें एक ऐसे रिश्ते की हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। कई तस्कर मंच पर चढ़कर दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते दिखे, जैसे कि कोई पुरानी दोस्ती हो, जैसे ये मुलाकात पहली नहीं हो। जब वर्दी पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल नहीं, पूरे सिस्टम की सांस दांव पर लग जाती है। फिलहाल कांस्टेबल सस्पेंड है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक शादी का मामला है या सिस्टम के भीतर छिपे रिश्तों की झलक। झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान जो कभी शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब वहां गैंगस्टर का साया गहराता नजर आ रहा है। कहीं बीजेपी नेता का विदेशी नंबर से रंगदारी कॉल, तो कहीं पुलिस पर उठते सवाल। आखिर राजस्थान में चल रहा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अंडरवर्ल्ड का खेल, विदेशी नंबरों से रंगदारी कॉल, बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी। राजस्थान की धरती पर गैंगस्टर्स का नया गेम चल रहा है। धमकियों की आवाज सुनाई दे रही है। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वजह है डीडवाना कुचामन जिले के एक वरिष्ठ और चर्चित भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को मिली धमकी। बीजेपी नेता को विदेशी नंबर से धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। कुचामन में बीजेपी नेता को विदेशी नंबर से कॉल्स, आवाज में धमकी और वरना अंजाम बुरा होगा जैसी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ विजय सिंह जी, किया जय माता जी की। वीरेंद्र चारण बोलूं। अरे कहीं मेरी सुनो, पुलिस वाले बचा ले सीगे मदद क्या की क्यों बच्चा हो गया, दूध बोतल में दूध पियोगे तो मदद कहीं यार है। मेरी सुनो, यहाँ के लिए फिल्मी बात ना करो, ठीक है। सुखी हो ना गोगा मेरी भी की ऊंची टांगा हुई ना भी राजी की कुछ ऊंची टांगा कर देना, कौन सा चक्कर में जी रहे हो। मदद क्या की कहीं है मदद ध्यान कौन के बच्चा हो गए थे, ठीक है। इज्जत तो पेश आ जाओ, दोबारा कॉल कर लियो, नहीं तो शादी समारोह सारा है ना एक कागजा में रह जाओ, लगे शादी में जाया करता फोटो खिंचाया करता, ठीक है। प्यार वाली भाषा में लगे, समझ में नहीं आती लगे विजय सिंह कहती। इज्जत है ना, फोन कर लियो और जट्ठे भागनो है ना, यदि चैलेंज करो तो धरती के किसी ही कोने में बढ़ जाओ, मैं थाने दिखाऊंगा, चमत्कार भी दिखाऊंगा, ठीक है। मारू ऑर्डर थे कतई दूर बाजो बाज लियो, ठीक है। अगर मन है ना मेरे पर विश्वास है नहीं कि बंदा करिए नहीं। क्या ये सिर्फ रंगदारी है या फिर किसी बड़ी गैंग का नेटवर्क? कुछ मामलों में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बीकानेर में आरपीएस अधिकारी संजय बोथरा के लिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से लगातार धमकी भरा फोन आ रहा था और आरपीएस के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिस अधिकारी संजय बोथरा और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के बीच साठ-गांठ की गंभीर शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी और गृह सचिव को मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। स्थानीय स्तर पर साठ-गांठ की चर्चाएं, छोटे बदमाशों पर कार्रवाई, लेकिन बड़े नामों पर चुप्पी।
आज सवाल सीधा है, क्या गैंगस्टर का नेटवर्क पुलिस से एक कदम आगे है? क्या नेताओं को मिल रही धमकियां महज डराने की कोशिश है या सिस्टम में सेंध है? राजस्थान में चल क्या रहा है, ये जानना और समझना अब बेहद जरूरी है, क्योंकि खौफ अगर सिस्टम से बड़ा हो जाए तो खाकी कमजोर हो जाता है। राजस्थान में अपराध का ये नया चेहरा सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक साख की भी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वह दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों से मुठभेड़ हुई। दिल्ली के बानवा में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस और बदमाशों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद एक शूटर के पैर में गोली लगी। बवाना में व्यापारी की हत्या में ये शूटर्स आरोपी हैं। अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है, पर जिस अंदाज में प्लास्टिक कारोबारी की हत्या की गई, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लॉरेंस गैंग का बढ़ता आतंक, एक के बाद एक मर्डर। दिल्ली से कनाडा, लॉरेंस गैंग की दहशत। दिल्ली हो या फिर कनाडा, पुर्तगाल हो या फिर अमेरिका, घरों के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, सरेआम मर्डर, और इन सब के पीछे कमोबेश एक ही नाम, लॉरेंस गैंग। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के तौर पर उभरे लॉरेंस गैंग की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के बवाना में भी सोमवार को प्लास्टिक कारोबारी वैभव गांधी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई थी। बीच सड़क पर सबके सामने उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद आया लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पर वो पोस्ट, जिसमें उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, हमने इसे जिंदगी से एग्जिट कर दिया। पहले इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि कारोबारी कैसे गोली लगने से सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, किसी तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 से 4 हथियारबंद हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और प्लास्टिक का कारोबार करने वाले 35 साल के वरुण गांधी का मर्डर कर फरार हो गए। गुमनाम से दिख रहे इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस कोई एंगल खोजती, उससे पहले ही लॉरेंस गैंग सामने आ गया, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। पोस्ट जिसने लॉरेंस गैंग के हवाले से हत्या का दावा किया है, जिसमें लिखा गया कि जिस बिजनेसमैन वैभव गांधी की सेक्टर 4 बवाना दिल्ली में हत्या हुई है, वो उसने यानी रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने कराई है। आगे लिखा गया, हमने कॉल की थी और ये वहां बीच में एंट्री कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इसको जिंदगी से एग्जिट कर दिया। आगे लिखा, सभी कान खोलकर सुन लें, अगर किसी ने उनके काम के बीच में आने की कोशिश की तो उसको भी बिना कॉल के ही मरवा देंगे। इसी वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में जिस तरह से लॉरेंस गैंग की दहशत का ग्राफ बढ़ा है, वो डराने वाला है। लॉरेंस गैंग के तमाम गुर्गों पर शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन फिर भी दहशत का कारोबार करने वाले लॉरेंस गैंग के क्राइम सिंडिकेट पर कोई रोक नहीं लग पाई है। कनाडा सरकार लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। इसके बावजूद इस गैंग को कोई डर नहीं दिख रहा, बल्कि ये गैंग अपना इंटरनेशनल नेटवर्क तेजी से और बढ़ा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से लापता युवक का शव मिला है। नाचना के पास नहर में यह शव मिला है और 20 दिन पहले घर से शख्स निकला था। जमीन के रुपए लेने गया था युवक। आक्रोशित ग्रामीणों ने टिब्बी थाने में लगाया धरना। परिजनों ने टिब्बी पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगा है। परिजनों ने 20 दिन पहले थी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में नामजद 2 लोगों पर जताया था शक। परिजनों की दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे की रखी मांग। सागरिया थाना अधिकारी अमर सिंह समझाइश में जुटे। और वे आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेज में छात्रों के गुटों में झगड़ा हुआ है। सीनियर और जूनियर बैच के बीच झगड़ा हुआ है। जूनियर स्टूडेंट्स ने पुलिस को शिकायत दी थी। सीनियर छात्रों पर मारपीट का आरोप लग रहा है। शिकायत पर पुलिस पहुंची मेडिकल कॉलेज। प्रिंसिपल के समझौता करवाने के आश्वासन पर वापस लौटी गई है और दोनों बैच के छात्रों के समझौते में कॉलेज प्रशासन बिल्कुल लग गया। श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दोनों बैच के छात्रों के समझौते
के बीच कॉलेज प्रशासन को आना पड़ा और सीनियर छात्रों पर मारपीट का आरोप भी लग रहा है। यहां पर आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जो है छात्रों के बीच झड़प हो गई, सीनियर और जूनियर बैच में झड़प हो गया। जूनियर स्टूडेंट्स ने पुलिस को शिकायत दी और उसके बाद सीनियर छात्रों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को बीच में आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए और आखिरकार ये जो झड़प थी, ये जो मुद्दा था, उसे शांत करवाया गया। कंप्लेंट को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि उसमें जो हुआ है उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ग्रुप्स में हुआ था या दो लोगों के अभी बीच हुआ था? इंक्वायर कर रहे हैं। ग्रुप्स में हुआ था दोनों? ग्रुप में 4-5 बच्चों के नाम दिए हैं। ओके। तो इस आधे घंटे में हमने आपको दिखाया जुर्म की वो कहानी जिससे आपको रहना है सतर्क और सावधान। और देखते रहिए NDTV राजस्थान, कहीं मत जाइए, हम तुरंत आते हैं।